तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इसरो ने एक कंपटीशन स्टार्ट किया है जिसमें कि तुमको पता है आईसीसी नाम से। तो इसमें क्या है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे बैठ सकते हैं। तो जो 11 और 12 के बच्चे हैं उनके लिए दो टाइप का कंपटीशन रखा गया है। एक है एसे कंपटीशन और दूसरा है क्विज। पहले मैं एसे की बात कर रहा हूं, उसमें क्या होता है समझो। 11-12 के बच्चों के लिए एसे कंपटीशन रखा गया है जो कि 10 जुलाई को होगा 11 बजे से 4 बजे के बीच में। मीन्स you can start to write your essay from 11 and by 4 PM you have to upload it। तुमको उसको इसरो के साइट पे अपलोड कर देना है, यानी 5 घंटे का टाइम मिलेगा तुमको। कौन सा टॉपिक होगा वो तुमको 10:30 या 11:15 बजे बताया जाएगा। एट 10:30 और 10:45 you would get your topic। बट टेंटेटिवली उन्होंने प्रोबेबल टॉपिक दे दिया है। और बिकॉज ये 11th और 12th का है तो नेचुरली ये टॉपिक थोड़े साइंटिफिक है, ये जूनियर क्लासेस नहीं है। सो ये 5 टॉपिक उन्होंने दिए हैं और उनका ये कहना है कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक 10:45 या 10:30 पे आपको मिल जाएगा। चांसेस है कि हर कैंडिडेट को अलग अलग टॉपिक मिले, या ये भी हो सकता है कि आपको 2 या 3 टॉपिक मिले, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो जुलाई 10 को होगा 11 AM to 4 PM। 4 PM पे 5 घंटे बहुत होते हैं, ऐसे लिखने के लिए 5 घंटे बहुत होते हैं। अब समझो ऐसे हम बहुत बार लिखे हैं लाइफ में, लेकिन हमने इससे पहले जो ऐसे लिखा था वो आर्ट्स का था। आर्ट्स का मतलब होता है वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का ऐसे हुआ करता था। उसमें हम बहुत अच्छे वर्ड्स भाषण देते थे, हम बहुत अच्छा भाषण देते थे और वो भाषण जो है हम सामने वालों को इंप्रेस करते थे। ऐसे यहां भी है, लेकिन यहां एक फर्क है। कुछ चीजें कॉमन है, ह्यूमैनिटीज और साइंस के ऐसे में कुछ चीजें कॉमन है जो इमोशनल चीजें होती हैं, बट जो फैक्ट्स है और जो नॉलेज पे रिसर्च है, जो उस टॉपिक पे रिसर्च है, वो यहां दिखना चाहिए। ये यहां थोड़ा फर्क है। ये जो टॉपिक है इसमें आपको सिंपल ऐसे सिर्फ नहीं लिख देना है, सिर्फ अपने व्यूज देते नहीं चले जाना है। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि इस स्टूडेंट के पास, इस कैंडिडेट के पास एक उस टॉपिक का बैकग्राउंड कुछ नॉलेज भी है, रिसर्च भी है। यही तुमको तैयारी करनी है। देखो टॉपिक 5 इन्होंने दिए हैं और मैं ये मानता हूं कि तुम इन 5 टॉपिक्स की तैयारी करके रखते हो। देखो ये आपका जो ऐसे कॉम्पिटिशन है एग्जाम हॉल में तो हो नहीं रहा है, ये आपके घर पे हो रहा है। आप घर पे बैठ के लिख रहे हैं और उसको जमा कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से ओपन बुक कंपटीशन है। आपके पास बुक है, मटेरियल है, सोर्स है, बट आप उस समय उस मटेरियल को रिसर्च करके निकालोगे तो नहीं होगा। आपको ये मटेरियल पहले से अपने पास रखने हैं, ठीक है, पहले से रखने हैं ताकि आपको वहां कम टाइम लगे और आपका जो ऐसे वो एनरिच हो। एनरिच होना का मतलब है कि कुछ अलग दिखना चाहिए। देखो ऐसे जो कोई आदमी पढ़ता है, मान लो एक ऐसे और 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है ऐसे, तो ऐसा नहीं होता कि हर पैराग्राफ पे मार्क्स मिलता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे एक ऐसा चीज है जिसमें डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऐसे को पढ़ता हूं, 5 पेज या 6 पेज का ऐसे है, मैं बिल्कुल एक कहानी की तरफ पढ़ रहा हूं और मैं उसमें पढ़ते पढ़ते डूब गया, पता ही नहीं चला कब ऐसे खत्म हो गया। बट मुझे उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार इसमें तो कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज बहुत अच्छे थे। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में उसके बारे में कुछ था, तीसरे में उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो आज तक हुआ है वो था, चौथे में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, फेलियर, वो है, और लास्ट में कितना अच्छा बैलेंस्ड कंक्लूजन है। तो मेरा मन खुश हो जाता है। जैसे मेरा मन खुश होता है ऐसे में जनरली 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जाता है, जनरली ऐसा होता है। तो अगर वो अपर लिमिट 70% है तो मैं 20 मार्क्स में 14 मार्क्स डाल देता हूं। दूसरा ऐसे है, पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छा चीज लिखा था, बट दूसरे में भी अच्छा लिखा था, बट पहले और अच्छे में कोई कंटिन्यूटी नहीं था। कहने का मतलब है आइडियाज का फ्लो स्मूथ नहीं था, एक जर्क था। पहले पैराग्राफ में कुछ था और सेकंड पैराग्राफ में कुछ जर्क सा आ गया, एकाएक बदल गया, पता ही नहीं चला कि पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ बन कब गया।
तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और ये जो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, वो मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूं, 10 नंबर डाल देता हूं। समझो इस बात को। ऐसे में क्या होता है, ऐसे एक चीज का इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक का पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक का पूरा प्रोसेस, इसको बोलते हैं ऐसे। दूसरी बात, ऐसे के अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पैराग्राफ में जो आपने किया, दूसरा उससे खुद ही इंटर रिलेटेड हो जाए पैराग्राफ। तीसरा, ऐसे बहुत लंबा ना हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। ऐसे का लेंथ मैटर नहीं करता है, पढ़ने वाले को का सेटिस्फैक्शन मैटर करता है। तो इसको समझना, मैं तो बता रहा हूं 5 टॉपिक इन्होंने दिए हैं और मैं उसका नेचर बताता हूं तुमको। पहला टॉपिक है स्पेस साइंस एंड रिसर्च एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव का मतलब समझो, ये एक आर्ट्स किस्म का भी है और साइंस किस्म का, फैक्ट्स भी है और साइंस भी है, दोनों है। स्पेस इंडियन एंड रिसर्च, स्पेस साइंस एंड रिसर्च एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। दूसरा टॉपिक है द सन, द पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तीसरा है रीचिंग टू एक्सो प्लैनेट्स, माई आइडियाज। एक्सो प्लैनेट क्या होता है, वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, यानी कुछ ऐसे प्लैनेट हैं, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो किसी स्टार के अबाउट घूम रहे हैं। उस स्टार से उनकी दूरी लगभग वही है जो धरती की दूरी सन से है। उस स्टार से उसकी दूरी वही है जो लगभग सन से दूरी है। हो सकता है उस प्लेनेट का साइज, उसका टेम्परेचर का कंडीशन कुछ ऐसा हो कि वहां जीवन भी मिल सके, उनको एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। सन की जगह दूसरा स्टार होता है और अर्थ या बाकी प्लैनेट की जगह दूसरा सेलेस्टियल बॉडी होता है जो घूम रहा हो, उसको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट के साथ समस्या क्या है कि जो नियरेस्ट एक्सो प्लैनेट यहां से है, मान लो उसका नाम है कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तुमको देखना पड़ेगा, वही तुमको तैयारी करनी है। वहां तक लाइट को पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। लाइट अगर यहां से चलेगी तो लाइट को वहां पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे, दैट इज 2 लाइट ईयर्स फार फ्रॉम हियर। तो वहां तक आदमी कैसे पहुंचाओगे, रॉकेट कैसे पहुंचाओगे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा विचार है जिससे तुम पहुंचा सकते हो? क्या तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो जिससे ये पॉसिबल हो पाए कि हम एक 10 साल में या 20 साल में या 25 साल या इनफैक्ट 50 साल में भी यहां तक पहुंच सके? यानी स्पीड ऑफ लाइट से कितनी कम, लगभग 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से किसी रॉकेट को या किसी भी चीज को वहां तक भेज सकें। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तुमको यहां सोचना है। तो वो तो तुम तब समझोगे जब तुम जानोगे एक्सो प्लैनेट होता क्या है, एक्सो प्लैनेट कितनी दूरी पे। स्पेस डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस क्या होता है और उस पर तुम्हारे व्यूज क्या है और सॉल्यूशन क्या है ना। माई व्यूज का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें पढ़ के मिलेंगी। याद रखना, नॉलेज स्टार्ट विथ फैक्ट, नॉलेज स्टार्ट्स विथ इंफॉर्मेशन एंड देन इट ग्रोज इनटू योर ओन थिंकिंग। नॉलेज के जड़ में, किसी भी इनोवेशन के जड़ में, किसी भी ओरिजिनल, किसी भी नई थिंकिंग के जड़ में, रूट में करंट इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक नई चीज को जन्म देते हैं। याद रखना, जिसने कैलकुलस, जिसने न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा है, जिसने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, वो इन्वेंट नहीं कर देगा। लेकिन जिसने पढ़ा है वो ये जरूर सोच सकता है कि 10 चीज पढ़ने के बाद वो 11वीं चीज सोच सकता है, अरे यार ये 10 चीज के बेसिस में 11वीं चीज बना सकता हूं, पर उसका बेसिस वो 10 चीज था। यानी तुम यहां अपने आइडियाज तभी दोगे जब तुम एक्सो प्लैनेट पे रिसर्च करोगे। तुम यहां अपने व्यूज तभी दोगे, ओरिजिनल व्यू जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, जब तुम स्पेस डेब्रिस के बारे में जानोगे। कहां कहां स्पेस डेब्रिस है, आज तक इसके लिए क्या क्या किया गया है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी किए गए, कहां कहां सक्सेस मिला, कहां कहां फेलियर मिला, आज की डेट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से साइंटिस्ट, कौन कौन सी एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं। क्या इसके अंदर एक कमर्शियल विएबिलिटी भी हो सकती है? क्या कल को तुम एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो जो स्पेस डेब्रिस निकालने का काम करेगी और अलग अलग कंट्रीज से इसका चार्ज लेगी? क्या तुम एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो जो स्पेस डेब्रिस पे काम करेगी? सिमिलरली, challenges and possibilities in frontier research area of space science technology next 2 decade. यहां तुमको ये समझना है कि जो स्पेस रिसर्च अब तक हो चुका है उसके बेसिस पे फ्यूचर में हम क्या क्या नया कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है ये सिर्फ एक भाषण देने का टॉपिक नहीं है,
ये अपने व्यूज को रखने का और अपनी नॉलेज को दिखाने का एक तरीका है। पहली बात ये समझ लो। हम तुमको पहले ये बता रहे हैं कि जनरल वे ऑफ राइटिंग ऐसे क्या होता है, और जो यहां भी सेट होगा। तुम किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है जो तुम पहले माइंड में बना लेते हो। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी में दिया करता था सिविल्स का मेंस, तो जब मैं ऐसे लिखता था, क्योंकि मुझे पता था ऐसे मैं 200 नंबर हुआ करता था, तो मैं आधा घंटा 3 घंटे का होता था ऐसे 3 आवर्स का, मैं उसमें 30 मिनट्स या 45 मिनट्स मैं उस ऐसे का स्ट्रक्चर बनाता था पॉइंट फॉर्म में, कि मुझे क्या क्या चीज मैं एट रैंडम। होता क्या है कि माइंड में आइडियाज सीक्वेंस में नहीं आते हैं, माइंड में जो है आइडियाज रैंडम आते हैं। तो मैं पहले एक पेपर पे सबको नोट करता था, मैं उस आंसर शीट में पीछे एक रफ पेज पे मैं क्या करता था, सारे आइडियाज को नोट करता था। अच्छा, स्पेस डेब्रिस है, मान लो स्पेस डेब्रिस है या एक्सोप्लैनेट है, कुछ भी है, तो पहले मैं ये जानूंगा एक्सोप्लैनेट क्या होता है, व्हाट इज एक्सोप्लैनेट। समझ रहे हो? पहले मैं इसको एक पेपर पे लिखूंगा, व्हाट इज एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट की डिफिनेशन मैं भी दे सकता हूं, तुम भी दे सकते हो, लेकिन एक डिफिनेशन साइंटिफिक होगा, मुझे वो साइंटिफिक डिफिनेशन देना है। तो मेरे पास वो साइंटिफिक डिफिनेशन लिखा हुआ होना चाहिए इस 11 बजे के पहले। बिफोर दिस टेस्ट स्टार्ट यू शुड हैव द साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट रिटन ऑन ए पेपर। तुम इसका एक नोट्स बना के रखोगे। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, पहला टॉपिक, व्हाट इज एक्सोप्लैनेट, पहला तुम लिखोगे एक्सोप्लैनेट क्या होता है, उसका डिफिनेशन। दूसरा, एक्सोप्लैनेट इंडिया मतलब अर्थ से जो नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट 2-3 है, उनके नाम, उनकी डिस्टेंस, उनका नाम क्या है, नेबुला है या फिर कॉर्सिस है, जो भी इनका नाम है और वो कितनी दूर पे, वो तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक्सोप्लैनेट का डिफिनेशन ही गलत दे रहे हो, या अगर तुमको यही नहीं पता है कि धरती से नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट कौन है, तो तुम्हारी पूरी ऐसे इस साइंस टॉपिक में बेकार हो जाएगी। तो तुमको सबसे पहले ये जानना है एक्सोप्लैनेट क्या होता है। दूसरा, तुमको जानना है कि नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट कौन है। ये तुम सेंटेंस वाइज नहीं लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। समझो, नोट्स जो तुम बनाओगे वो क्या बनाओगे, पॉइंट वाइज बनाओगे। पॉइंट वाइज का मतलब ये हुआ, समझो कि तुम इस तरह से बनाओगे, ऐसे यहां लिखोगे टॉपिक एक्सोप्लैनेट, पहला मीनिंग क्या होता है, यहां पे पॉइंट डाल दो, इसका मीनिंग क्या होता है, चाहो तो साइंटिफिक डिफिनेशन लिख दो। सेकंड, नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट कौन सा है, नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट, उसका नाम, 2-3 के नाम। तीसरा, अब तक कौन कौन सी एजेंसीज और कौन कौन से साइंटिस्ट लोगों ने यहां तक पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, वो सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, वो फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, वो कहां जाके फेल हुआ, ये तुमको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से तुमको ये लिखना पड़ेगा कि अभी करंट में चैलेंजेस क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसका नहीं हो पा रहा है, और कौन कौन सी थिंकिंग चल। जब तुम इतना पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ, इस तरह से भेजा जा सकता है। हो सकता है वो तुम्हारा ओरिजिनल थिंकिंग ना हो सकता है वो ओरिजिनल थिंकिंग ना हो, तो तुमने YouTube पे सर्च किया, तुमने गूगल में सर्च किया, तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और तुमको लगेगा इस टॉपिक पे, तुम इस टॉपिक पे गूगल पे, YouTube पे 2 घंटा दे दो, 2 आवर्स, तुमको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एक्सोप्लैनेट के बारे में कि तुम्हारा दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा कि मैं भी अब एक्सोप्लैनेट को पहुंचने के लिए ये कर सकता हूं। क्योंकि जब तुम कोई वीडियो देखोगे उसमें बोलेगा कि उसने ऐसा किया, तुमसे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। हो सकता है वो गलत थिंकिंग हो सकता है कि साइंटिस्ट के पास जाओ तो वो थिंकिंग रॉन्ग प्रूव हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन तुमको आइडिया तो आ रहा है। हो सकता है तुमको कोई आइडिया ना आए, बट इतना चीज देखने के बाद तुम उसी आइडिया को लिख रहे हो जो किसी साइंटिस्ट ने पहले सोचा है। लेकिन एक 11th-12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट से इससे ज्यादा इसरो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती है। तो वो ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम ये जानते हो कि कौन कौन से एफर्ट्स किए गए। फिर उसके बाद तुम कंक्लूड करो। तो देखो, पहले मैं बता रहा हूं जनरल स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे का, सबसे पहले पैराग्राफ में
हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और मीनिंग बताते हैं। हम ये मान के चलते हैं जो ऐसे है वो जो आदमी पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आता है, दैट पर्सन इज ब्लैंक, उस पर्सन को उस टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, कोई भी टॉपिक है इन पांचों में से तुमको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका मीनिंग बताना पड़ेगा। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, सन क्या है, किस चीज से बना है, इंडियन स्पेस रिसर्च जो है वो कब स्टार्ट हुआ, क्या है, उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है, तुमको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आने वाले समय में या इस समय जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, इसका तुमको इंट्रोडक्शन देना होगा। दूसरा, व्हाट हैपेंड टिल नाउ, शुरू से लेके एक्सोप्लैनेट के रिसर्च में, खोज में, या डेब्रिस के खोज में, या सन के बारे में, या स्पेस साइंस के बारे में। इंडियन स्पेस साइंस जो है, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक रहा है, जब ये बना, जब से लेके यहां तक, इसमें इसरो कब बना, मैंने एक नोट्स तुमको भेजा है, तुम ऐसे और भी नोट्स निकाल सकते हो। उसमें क्रोनोलॉजी है, तुमको पूरा क्रोनोलॉजी नहीं लिखना है, तुमको क्रोनोलॉजी नहीं लिखना है। यहां पे दो साइंटिस्ट के नाम इसमें जरूर आने चाहिए, एक डॉक्टर विक्रम साराभाई, दूसरे डॉक्टर सतीश धवन। इनके बिना ये इंट्रोडक्शन अधूरा है। तीसरा, एपीजे अब्दुल कलाम, भले स्टार्टिंग में ना आए, बीच में आना चाहिए। दूसरा, तुम व्हाट हैपेंड टिल नाउ, कहां कहां सक्सेस मिला, कहां कहां फेल्योर मिला, और कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में जब तुम बताओगे सक्सेस कहां कहां मिला, फेलियर कहां कहां मिला। इंडिया का भी स्पेस प्रोग्राम कभी कभी फेल हुआ, जैसे अभी तुमको पता है कि रोवर को जो लैंड कराया गया था मार्स पे, मून तक तो पहुंच गया चंद्रयान, लेकिन जब रोवर को लैंड कराया गया था साउथ पोल पे, साउथ पोल ऑफ द मून पे आज तक कोई रोवर लैंड नहीं किया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ट्राई इट। वो लास्ट में जाके क्रैश कर गया, वो फेलियर था, पार्शियल फेलियर था, बट दैट इज ऑल्सो ए बिग सक्सेस। साइंस में याद रखना, कभी भी फेलियर नहीं होता है। साइंस में कभी भी फेलियर वर्ड कहीं यूज नहीं करना है। यही तुम्हारी फिलॉसफी है, यही तुमको अलग बनाएगा। ऑल्दो इट क्रैश्ड, बट वी वर द फर्स्ट कंट्री टू क्रैश ए रोवर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून पे पहली बार किसी चीज को हमने पहुंचाया, दैट इज इंडिया। रोवर इज स्टिल देयर, अभी भी रोवर वहीं है, भले चल नहीं रहा है। तो और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, दुनिया में पहली बार किसी कंट्री ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां तक का फीट हासिल किया था। तो हमको अपने फेलियर पे भी प्राउड होना चाहिए। साइंस वो फील्ड होता है जिसमें फेलियर पे भी प्राउड होता है कि वी आर द पर्सन हु फेल्ड ऑन द मून, वी हैव नॉट फेल्ड ऑन आवर हाउस। तो तुमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तुम्हारी साइंटिफिक टेम्परामेंट और तुम्हारा जो एंथुजियाज्म है साइंस को, वो दिखना चाहिए जो पढ़ने वाले को। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अभी इंडिया मंगलयान और चंद्रयान पे काम कर रहा है। इस इंट्रोडक्शन में, जैसे ये होता है इंट्रोडक्शन में या इन सब इंट्रोडक्शन में, तुम पीएसएलवी के बारे में थोड़ा बता सकते हो, जीएसएलवी के बारे में थोड़ा बता सकते हो। तुम ये बात समझो, तुमको पूरा इसका हिस्ट्री नहीं लिखना है कि 1969 में क्या हुआ, 1982 में क्या हुआ, सब नहीं डालना है। तुमको ये समझना है कि तुम्हारी जो एसे है वो साइंस की एसे है। तुम एक साइंटिस्ट हो, तो तुम्हारी साइंस के पीछे दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, जो सक्सेस मिला वो किन की वजह से मिला, उनमें किन लोगों का योगदान था, कौन से साइंटिस्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का योगदान था, और कितने कष्ट के बाद उन्होंने इस सक्सेस को पाया था। कोई भी चीज में एवरी अचीवमेंट ये बिग अचीवमेंट, तुमको उनको क्रेडिट देना है। दूसरा, जो फेलियर मिला दैट इज नॉट ए फेलियर, वी हैव लर्न फ्रॉम दैट, और हमको उससे क्या सीखे, हर फेलियर से क्या सीखे और क्या इंप्रूव किए, वो लिखना है। तीसरा, फ्यूचर में जो हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लेके जाना है। उसमें जो है तुम्हारे व्यूज मैटर करेंगे, जो फ्यूचर की चीजें हो रही है वहां तुम अपने व्यूज दो। इसमें लोगों के नाम, एजेंसीज के नाम, टर्म्स का मतलब है, समझो मान लो एक टर्म है
उसको हम बोलते हैं एपोगी, पेरिगी। एपोगी या एपीहेलियन, ये क्या होता है? ये होता है जब इलिप्टिकल पाथ में कोई चीज घूमता है तो उसमें उस सेंटर से उस सैटेलाइट की जो फार्देस्ट पॉइंट होती है इलिप्स में, जो सबसे ज्यादा दूरी का, उसको बोलते हैं एपीहेलियन, और सबसे नजदीक का पॉइंट, पास का पॉइंट, उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। तो जब तुम ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, तो ये बताता है कि यू आर ए साइंटिस्ट। तो वो जो टर्म्स है ना, साइंटिफिक टर्म्स, थ्रस्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे टर्म्स जो साइंस से रिलेटेड है, जो बस कुछ साइंटिस्ट लोग ही जानते हैं या जनरल पब्लिक उसका यूज नहीं करती, वो होना चाहिए। वो इंपैक्ट डालता है माइंड पे कि हाँ ये साइंस, ये इसने पढ़ा है, दिस इज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। तीसरा, फैक्ट्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स, यानी करंट अफेयर्स। स्पेस साइंस से लेके जो करंट अफेयर्स है उसको उसमें घुसाने की कोशिश करो। कहने का मतलब है, अभी जापान कुछ कर रहा है, जापान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सन पे भेजने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, इसमें आएगा। अभी इसरो क्या क्या काम कर रहा है, आज के डेट में इसरो का कौन कौन सा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, कौन कौन सा डेट है जिस दिन ये होने वाला, उन सबको एक कॉपी पे लिख के रखो। तो जैसे तुमको टॉपिक मिलेगा, गिव 1 आवर 11 to 12, 1 घंटे तक उस नोट्स में से, इसमें से तुमको अपने वो पॉइंट निकालने हैं जिससे तुमको ऐसे लिखना है, और फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने में तुमको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 5 घंटे का टाइम दिया गया है। ऐसे लिखने के लिए 1 घंटा काफी है। ऐसे क्या लिखना है उसके लिए तुमको 2 घंटा भी देना पड़े तो दो। तुमको सक्सेस, और लास्ट तुम्हारे आइडियाज, यहां पे एक पैराग्राफ आएगा तुम्हारे आइडियाज। तुम क्या सोचते हो एज ए बडिंग साइंटिस्ट, व्हाट यू थिंक शुड हैव बीन डन एंड व्हाट इज योर आइडियाज टू द साइंटिस्ट। अगर तुमको कभी बुलाया जाए इसरो, या इसरो तुमसे एक सजेशन मांगे कि बताओ कि क्या मतलब, तुम क्या कहते हो, तुम्हारे पास कोई अगर आइडिया तो भेजो, तुम क्या उसको भेजते ना। ये आइडिया हो सकता है कि तुम अपना ओरिजिनल ना क्रिएट कर पाओ तुम, लेकिन जब पढ़ोगे किसी टॉपिक को तो कुछ आइडिया तुमको मिलेगा, तो उसी आइडिया को कल्मिनेट करके अपने लैंग्वेज में लिख दो। और लास्टली तुम्हारा बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन जब भी कंक्लूड करो तो उसमें 3 चीज का ध्यान रखना। पहली बात, एक्सट्रीम व्यूज मत लेना, आइदर लेफ्ट और राइट, बीच का रास्ता होता है। दैट इज द गुड एसे। कंक्लूजन में क्या होता है? गुड। What you have done in the past, you learned from that. What you are doing today is for the betterment. तुमने उससे सीख के किया है, एंड फ्यूचर में तुम और ज्यादा अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक साइंटिस्ट की, एक साइंटिफिक बडिंग लोगों की टीम तैयार हो रही है। यानी यहां पे तुमको एक सोशल मैसेज भी देना होता है। तो अब तुम समझो इन सब टॉपिक्स को। जैसे मैंने अभी तुम लोग कुछ शेयर भी किया था, वही मैंने तुम लोगों को कुछ जो है टॉपिक शेयर किए थे, वीडियो वगैरह। मैं एक्सोप्लैनेट पे देख रहा था, मैंने डाला हाउ टू रीच एक्सोप्लैनेट। पहले मैंने डाला एक्सोप्लैनेट, तो मुझे नासा का डिफिनीशन मिला। एक्सोप्लैनेट का डिफिनीशन क्या होता है, मुझे अच्छा लगा। डिफिनीशन और 3-4 जगह है, बट नासा का डिफिनीशन मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उसको या तो स्नैपशॉट ले लिया या उसको सेव कर लिया या कहीं लिख लिया। फिर मैंने सोचा कि रीचिंग दिस एक्सोप्लैनेट में पहुंचना कैसे चाहिए, तो मैंने इस पे वीडियोस देखा। मुझे इस पे वीडियोस मिले, बहुत अच्छे वीडियोस है, 5 मिनट के वीडियो है। उसमें था कि अर्थ से नियरेस्ट जो एक्सोप्लैनेट है उसकी दूरी कितनी है, उसका नाम क्या है। मैंने तुरंत नोट कर लिया, नाम क्या है, दूरी कितनी है, 2.2 लाइट ईयर्स, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अब हाउ टू रीच देयर, तो उसमें यह दिखा अगर किसी रॉकेट से भेजेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। 2 प्रॉब्लम आएगी। एक तो रॉकेट को पहुंचने में लगभग 50,000 ईयर्स लग जाएंगे, कुछ ऐसा है, वो सब अलग चीज है, वो फैक्ट वो तुमको देख लेना है। 50,000 ईयर्स लग जाएंगे, पहला। दूसरा, उसका फ्यूल कितना चाहिए। सोचो, इतना 2.2 लाइट ईयर जाने के लिए फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल कहां से लाएगा, फ्यूल तो रास्ते में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहुंचना मुश्किल।
अब इसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक आइडिया निकाला है कि लेजर की मदद से, लेजर के प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर की मदद से एक चिप को भेजने का, एक चिप जो बहुत लाइट चिप है, एक पेपर का बहुत पतला सा एक चिप जो होता है, एक लाइट वेट चिप ले लिया जाए और इस चिप को अगर हम रेडिएशन के प्रेशर से, लेजर लाइट के प्रेशर से फोकस करें, ये इसको पुश करता चला जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से और ये चिप पहुंच सकता है। ये एक मेथड उसमें दिया हुआ है। ऐसे और 2-3 तुमको मेथड मिलेंगे, तुम उसको सोचो, क्योंकि तुम लाइट की स्पीड से अगर भेज सको किसी भी चीज को तो बेस्ट है। ये लाइट की स्पीड नहीं तो लाइट के हाफ स्पीड से ही सही, लेकिन लाइट की स्पीड से जितना, क्योंकि लाइट को ही पहुंचने में लग रहा है 2.2 ईयर्स और लाइट से ज्यादा स्पीड तो पॉसिबल नहीं है, तो 2.2 ईयर्स से कम पॉसिबल नहीं है। अब तुम लाइट की स्पीड को जितना फैक्टर से डिक्रीज करते जाओगे, टाइम टेकन उसी फैक्टर से बढ़ता जाएगा। तो तुमको यहां सोचना है, इस पे नोट्स बनाओ, 2 पेज का नोट्स बनाओ, 3 पेज का नोट्स बनाओ, पॉइंट फॉर्म में बनाओ, ऐसे फॉर्म में नहीं, पॉइंट फॉर्म में। बाद में उसको अरेंज कर लेंगे पॉइंट फॉर्म में। नाम क्या है, डिस्टेंस क्या है, किसने किया, नासा ने किया या जर्मन एजेंसी ने किया, कब किया, उसमें क्या हुआ, फेलियर मिला, क्यों मिला, सक्सेस मिला, क्यों मिला। ठीक है, तो इसको तुम बनाओ। उसी तरह से स्पेस डेब्रिस आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेस डेब्रिस आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेस में जो सैटेलाइट भेजे गए, जो रिडंडेंट हो गए, उनको वापस लाना, वो जो बेकार की चीज है उसको वापस लाना, और वापस लाना कितना कठिन काम है, सोचो, इतना खर्चा करके वापस लाना। तो इसका कोई, पढ़ो इसको, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है कि तुम इसको स्पेस डेब्रिस को खत्म कर सको? या स्पेस डेब्रिस में क्या कर सकते हो? जैसे सोचो, एक सैटेलाइट भेजा गया, स्पेस में घूम रहा था और वो अब काम का नहीं रहा, अब वो काम का नहीं रहा, अब काम का नहीं रहा, तो उसको वापस लाने के लिए तो बहुत खर्चा पड़ेगा। तो क्या उसको ब्लास्ट कर दे? ब्लास्ट करोगे तो वो मास तो कंजर्व रहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और वो छोटा छोटा टुकड़ा और ज्यादा खतरनाक है। क्या उसको जला दें ताकि वो गैस बन जाए, या कुछ ऐसा मटेरियल उसमें यूज करें जो उसको डिस्ट्रॉय कर दे? तो कुछ तुम्हारे पास अगर कोई टेक्निक है तो सोचो इसके ऊपर। यहां तुम पढ़ो इसको, इसका कौन कौन से एजेंसीज, कौन कौन से लोगों ने ट्राई किया, अब तक कहां किस किस डिस्टेंस पे कितने कितने डेब्रिस हैं, किस पॉइंट पे डेब्रिस की डेंसिटी ज्यादा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं उस डेब्रिस को हम जला दें? जलाने की कोशिश की गई थी कि उसको भीतर लाओ, एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन में वो जल जाएगा, पर उसमें कुछ मेटल थे, टिटेनियम और कुछ ऐसे, जो नहीं मेल्ट कर पा रहे थे उसमें भी, और वो धरती पे गिरेंगे तो खतरनाक होगा। तो यहां तुमको सोचना है, इस पे बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब, ये तुमको बहुत अलग कर। इंडियन स्पेस का जब करना, इंडियन पर्सपेक्टिव, यही टॉपिक सिंगल ऐसा टॉपिक है, यही टॉपिक जो क्विज में भी है। क्विज में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथ, और चौथा टॉपिक जो क्विज का है वो है यही स्पेस रिसर्च इंडियन पर्सपेक्टिव। ना क्विज और ऐसे में एक फर्क है, ऐसे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा लैंग्वेज, उसको प्रेजेंटेशन चाहिए। क्विज में कंप्लीट फैक्ट चाहिए। क्विज में आपसे ये नहीं पूछेगा कि शुड इंडिया, ए पुअर कंट्री लाइक इंडिया, शुड इट इन्वेस्ट इन चंद्रयान, इज इट नॉट ए वेस्टेज ऑफ मनी, यस और नो, ये नहीं पूछेगा, बिकॉज यस भी सही है, नो भी सही है। इसमें पूछेगा फैक्ट, फैक्ट का मतलब समझो, यहां फैक्ट पूछेगा। इंडिया ने किस डेट को चंद्रयान लॉन्च किया था? इंडिया का पहला जीएसएलवी कौन से डेट को लॉन्च हुआ था? इंडिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम क्या था? ये पूछेगा। इसीलिए यहां पे जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक ही टॉपिक, ये जो मैंने भेजा है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज को याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, बट इन ऐसे यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द थिंग। तुम 10 चीज में 2 चीज भूल भी जाओगे तो भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इज ए सब्जेक्टिव, और ये जो होता है क्विज, ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें जो आंसर है सो है,
वो फिर ये नहीं मैटर करता मुझे अच्छा लगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो जो है सो है, उसमें वही नंबर मिलेगा। तो उसकी तैयारी अलग होती है। ऐसे आसान पड़ेगा तुमको, लेकिन याद रखना अगर तुमको ऑप्शन मिलता है किसी भी टॉपिक पे, मतलब ऑप्शन मिलता है ये पांचों में से किसी एक पे लिखो, तो या तो एक्सोप्लैनेट पे लिखना या स्पेस डेब्रिस पे लिखना, इन तीनों को अवॉइड करना। हाँ हाँ, क्विज की डेट्स नहीं आएगी, क्विज की डेट्स नहीं है। क्विज के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, क्विज अगर तुम्हारे घर में कराया जाएगा तो चीटिंग होगी। ऐसे में तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो, ऐसे में चीट करके तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन चीट करके तुम क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में लिखने का तरीका और वो प्रेजेंटेशन जो है ना, वो फैक्ट नहीं है, कंप्यूटर से चेक नहीं होगा, ये ऐसे जो है मैनुअली चेक होगा और साइंटिस्ट लोग चेक करेगा और अच्छा तुमको मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तुम क्या करना, मैं फिर से बता रहा हूं, तुम अगर ये थोड़ा आर्ट्स टाइप का टॉपिक है, सन पावर हाउस है, अब इस पे कितना लिख दोगे, ये भी थोड़ा आर्ट्स टाइप का टॉपिक लगता है, बट ये दोनों मुझे साइंटिफिक टॉपिक लगता है। मुझे इन दोनों पे मजा आएगा लिखने में। क्यों मजा आएगा? तो मैं इसमें अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपनी आइडियाज का, ये अब तक जो है बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इस पे मैं बहुत अच्छा अपना रिसर्च बता सकता हूं सामने वाले को, देखो मैंने ये रिसर्च किया था। तो इन दोनों, अगर तुमको ऑप्शन मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो भी सबके लिए तैयार रखना। और तुम्हारे पास वो नोट्स या जो भी तुम प्रिंट आउट निकालोगे या जो सेव करोगे, अगर तुम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो, कंप्यूटर पे सेव कर लो, लैपटॉप पे सेव कर लो। लैपटॉप पे अगर सेव करके रख लोगे तो क्या होगा, जैसे कोई टॉपिक आया तुम उस लैपटॉप को खोलना, लैपटॉप को खोलना और देख के लिखना। तुमको ऐसे देख के लिखना है, लेकिन ऐसे का टॉपिक जैसे तुमको मिला स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे तुमको ऐसे का टॉपिक मिलेगा, तुमको स्टार्ट तुरंत नहीं करना है। तुमको क्या करना है, पहले सोचना है, 1 घंटे तक सोचना कि मैं पहले पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, दूसरे में क्या लिखूंगा, कंक्लूड कैसे करूंगा, कौन सा मेरा फैक्ट या टॉपिक या चीज इसमें जाएगा, कौन सा इसमें जाएगा। जैसे मुझे पता है एक्सोप्लैनेट का मीनिंग वो यहां जाएगा। मैं जानता हूं लास्ट ईयर एक्सोप्लैनेट को भेजने की कोशिश की गई थी बट वो फेल हो गया, इसमें जाएगा। अभी जर्मनी कोशिश कर रहा है एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने की, ये इसमें जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि हम एक्सोप्लैनेट पे जाने में खर्च क्यों करें, जिस दुनिया में इतनी गरीबी है। इंडिया में खास तौर से एक प्रश्न किया जाता है, जिस देश में इतनी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आप वहां रिसर्च क्यों कर रहे हो, आप वहां स्पेस में क्यों इतना खर्च कर रहे हो। तुम समझो, पिछले 5 साल में बहुत बड़ा चेंज आया है स्पेस फील्ड में इंडिया में। पिछले 5 साल में पहली बार डिफेंस और स्पेस जुड़ गया है। आज के डेट में चाइना किस माउंटेन पे क्या कर रहा है, पूरी इंडिया की स्पेस सैटेलाइट बता रही है, फोटो ले लेके। इंडिया के पास हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, जिसका काम ही है, जो बहुत रिजोल्यूशन, क्या इतना उसका रिजोल्यूशन है कि अगर कार चल रही है, समझो अगर कार चल रही है चाइना में या पाकिस्तान में, तो उस कार का वो नंबर प्लेट पढ़ सकता है कि नंबर क्या लिखा हुआ है। इतना हाई रिजोल्यूशन का कैमरा आज इंडिया के पास है स्पेस में। इंडिया हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहा है, कहां क्या हो रहा है। इंडिया ने जब बालाकोट पे स्ट्राइक किया था एयरफोर्स का, तो कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ एनिमी वो पूरा देख रहा था। तो यानी कि एक तो ये है, डिफेंस है। दूसरा, तो पता है भारत में एक संस्था है जिसका नाम है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, रिलीफ फोर्स। जब भी तुम देखते हो साइक्लोन आ रहा है, मुंबई में आ रहा है या चेन्नई में आ रहा है, कि कुछ का नाम निशा होता है, किसी का कुछ होता है, जब भी वो साइक्लोन आता है तो पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो वहां पे सेव करने के लिए पहुंच जाती है। उस साइक्लोन का वार्निंग कहां से आता है, स्पेस से आता है। स्पेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्रीकल्चर में। आज इंटरनेट जो हमारा इतना फास्ट है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें उसी सैटेलाइट का रोल है। तो सैटेलाइट इज नॉट ए वेस्टेज ऑफ मनी। इससे पॉवर्टी खत्म होती है, क्रिएट नहीं होती है। एक सैटेलाइट आपके घर घर तक इंटरनेट दे रहा है, बच्चा, एक गरीब बच्चा भी घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये नहीं होता तो ऐसा नहीं था, वो पैसा बचा लेते तो आपका गरीबी खत्म हो जाता।
कहने का मतलब है इंडिया जैसे पुअर कंट्री के लिए तो इंफॉर्मेशन, अब जैसे मान लो किसी जगह पे किसान को पता है कि हमको ये खेती करना है, या समझो मछुआरे जब जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने, आज के डेट बोल दिया जाता है कल मत जो है जाओ, कल जो है साइक्लोन आएगा, तो उसकी जान तो बच गई ना। ये सब चीजें जो है कहां से होती है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट आकाश में आपका एक बहुत बड़ा दोस्त है जो बैठा हुआ है, जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, आपको रियल टाइम हर चीज बता रहा है कि हाँ यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को तुमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि तुम इन 5 टॉपिक्स पे 2-2 घंटे दो, और एक रजिस्टर पे, या एक काम करो आज से लेके 5 दिन है, फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, और प्रोबेबली हो सकता है फ्राइडे को जब तुम्हारा टेस्ट होगा यहां से यहां तक मैं सारे क्लासेस कैंसिल करा दूंगा। तुम लोग को लगे हैं तो लगे हैं, नहीं लगे हैं तो मैं सारे क्लासेस कैंसिल करा दूंगा। तो तुमको जो है ये चीज का अपनी प्रिपरेशन करके रखो, लेट द टॉपिक कम, उसका डिसाइड करना, और वो तुम्हारा जब तैयारी किया हुआ रहेगा तुम अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ऐसे एक काम और करना, पेंसिल से लिखना, मेरी बात मानो, ऐसे पेंसिल से लिखना, क्योंकि तुमको फोटो भेजना है। फोटो में पता नहीं चलता तुमने पेंसिल से लिखा था या पेन से लिखा था, तो उससे क्या होगा, कहीं तुमसे गलती होगी तो कटकुट नहीं होगी, रबड़ से तुम यूज कर सकते हो। और उसको फिर उसके बाद 4, 5, 6 पेज जितने पेज का लिखोगे ऐसे अच्छा लिखना, लास्ट में पढ़ के देखना अच्छा लगेगा। आराम से लिखना, बहुत बड़ा ऐसे लिखने का ये नहीं कि टाइम कम है, टाइम बहुत है। 2 घंटे से ज्यादा का ऐसे मत लिखना, 1 घंटा से 2 घंटा सिर्फ इस पे देना कि लिखना क्या है। लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, पर एक बार तुमने गलत चीज कहीं डाल दिया फिर उसके बीच में इंसर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। समझ लो, ये कंप्यूटर नहीं है कि मैंने टाइप कर दिया और पता चला नहीं इन दोनों लाइन बीच में एक और लाइन दे रहा था, बीच में डाल दूंगा। तो बाद में आइडिया नहीं आना चाहिए। शुरू में जितने आइडिया कलेक्ट कर सकते हो एक जगह रैंडमली लिख लो। पहले क्या करो, आइडियाज को रैंडमली लिख लो, उसके बाद उन आइडियाज में से हर को इसमें भेजो, यहां पे उसमें से लिखते जाओ। जैसे तुमने एक पेज पे रैंडमली बहुत सारी चीजें लिखे जो ये वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं, फिर तुम क्या करो, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा दूंगा उस टॉपिक को उसमें से लिख दो यहां, और उस रैंडम उसको काट दो, यहां डाल दिया। सेकंड जो थे वाइल्ड थॉट वो कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां इसको लिख दो, वहां उसको काट दो। अब इसमें फिर इसके विद इन सोचो कि मैं उसको कैसे अरेंज करूं कि अच्छा लगे, कैसे अरेंज करूं कि अच्छा लगे, पढ़ने वाले को अच्छा लगे कि हाँ यार इसने जो है क्या मतलब स्टार्टिंग से लेकर क्या कंक्लूजन तक लेके गया है, मजा आ जाए। मैं भी तुम लोग से ये नहीं मिला हूं, मैं तुम लोग बताता और क्या क्या, लेकिन मैं भी इसका पूरा वीडियो तुम्हें शेयर करूंगा, तुम इसको देखना 1-2 बार और समझना, कोई डाउट होगा पूछना। बट तुम्हारे देखो ये सब तो अलग चीज है, ये तो तुम बाद में भी कर लोगे, बट इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इमोशनल बातों से काम नहीं चलेगा, तुमको ये भी देना। क्विज का जब भी डेट आएगा मैं तो क्विज के लिए फिर से बताऊंगा, अभी क्विज का डेट नहीं आया और बहुत चांसेस भी नहीं है कि जल्दी आएगा। ठीक है, इसकी तैयारी करो और कोई डाउट होगा तो पूछना। हाँ।